हेलो साथियों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सामान्य हिंदी की फटाफट प्रैक्टिस सेशन में। इस सेशन के अंतर्गत वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी रिसेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके भविष्य में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन सभी प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस सेशन में ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे जो कि वनडे एग्जाम में 100% ही पूछे जाते हैं। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है, इन प्रश्नों को आप लाइटली बिल्कुल ना लें क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पैट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। ये क्या बोल रहा है, एक मुहावरा दिया हुआ है, कब्र में पैर लटकाना। इसका अर्थ आपको बताना है। चलिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में साथ में देते चलें। ऑप्शन है आपके सामने, मृत्यु से कोसों दूर रहना, मृत्यु के समीप होना, कब्र के पास बैठना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। पैर, कब्र में पैर लटकाना, इसका मतलब क्या होता है, इस मुहावरे का मीनिंग आपको बताना है। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। आई होप आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में दे दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, मृत्यु के समीप होना। कब्र में पैर लटकाना मतलब होता है मृत्यु के समीप होना। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं हम सभी। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, दुशासन। एक दिया है शब्द दुशासन, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। जो दुशासन है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, आपके ऑप्शंस में दिया है। इसमें से कौन सा संधि विच्छेद, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए क्या है, दुष प्लस शासन। ऑप्शन बी क्या है, दुष प्लस शासन, इसमें बड़ा श है। ऑप्शन सी क्या है, दुह प्लस शासन, या फिर ऑप्शन डी दू प्लस शासन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप टाइप कीजिए। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुह प्लस शासन। इसका दुह प्लस शासन होता है। क्यों, इसमें कौन सी संधि है, इसमें है विसर्ग संधि। संधि 3 टाइप्स की होती हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। उसमें से जो विसर्ग संधि है वो इसका टाइप है। सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दुह प्लस शासन। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 क्या बोल रहा है, निम्न में से सलाका, जो इस सलाका है किसका तत्सम रूप है। इसका कहने का मतलब क्या है, सलाका ये तद्भव रूप है, तो इसमें से इसका तत्सम शुद्ध रूप कौन सा है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, तत्सम क्या होता है, ये संस्कृत से मिलते जुलते या फिर एज इट इज संस्कृत के ही शब्द होते हैं। तत्सम मतलब, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शुद्ध शब्द। तो इसमें से बताना है सलाका जो है ये एक तत्सम रूप है किस चीज़ का। इसका अशुद्ध या फिर आम बोलचाल में हम लोग क्या यूज़ करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन बी सलाई, ऑप्शन सी सलाका या फिर ऑप्शन डी सिलाई। चलिए इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में फटाफट टाइप कीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलाई। जो स्वेटर बुनते हैं ना, सलाई, उसका शुद्ध रूप या फिर तत्सम रूप या फिर संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सलाका। राइट, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जौ का उच्चारण स्थान क्या है। आपको बताना है जो जौ है वर्णमाला में क ख ग घ च छ जौ जो आता है, इसको उच्चारित करने के लिए मुंह का कौन सा भाग हम प्रयोग करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी कंठ या फिर ऑप्शन डी दंत। फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आप सभी। चलिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालव्य। अगर आप जौ को उच्चारण करेंगे, जौ ये कैसे उच्चारित होगा, जो तालु है, जीभ कहाँ तालु में जाकर टच करती है, इसलिए इसको तालव्य बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तालव्य। चलिए ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कृषाणु। एक शब्द दिया है, कृषाणु किसका पर्यायवाची है, आपको बताना है। जो कृषाणु है किस चीज़ का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शंस हैं बादल, आकाश, पृथ्वी या फिर आग। करेक्ट ऑप्शन आप सभी बताइए।
करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कृषाणु किसका पर्यायवाची है? चलिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आग। कृषाणु जो है वो आग का पर्यायवाची शब्द है। आग को हुताशन, अज्ञ, आग, अग्नि, कृषाणु इत्यादि इसके नाम है। सो फाइनली इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है? जिसे इंद्रियों से अनुभव किया जा सके। अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो लिखा है, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, इसको एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शन से अतीन्द्रिय, इंद्रिय शेष, इंद्रजीत या फिर जितेंद्रिय। चलिए फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। चलिए 5 सेकंड में इसका आंसर दीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अतीन्द्रिय। इसका मतलब होता है जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, राइट। और ये जितेंद्रिय होता है। एक और है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया हो, उसको बोलते हैं जितेंद्रिय। और इंद्रजीत जिसने इंद्र को जीता हो। मेघनाथ का ये पर्यायवाची है। रावण का पुत्र जो मेघनाथ था उसको इंद्रजीत के नाम से संबोधित करते थे क्योंकि उसने इंद्र को जीता था। एनीवेज क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अतीन्द्रिय। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुक करते हैं हम सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको जो ऑप्शंस दिए हैं 4, उसमें से बताना है कौन सा पुल्लिंग है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी पूर्ति, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति या फिर ऑप्शन डी छवि। मैंने एक ट्रिक बताई थी, इसका एक ही तरीका है फाइंड आउट करने के लिए कौन सा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। आपको जो शब्द दिया है उसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग करके इसका आंसर आप पता कर सकते हो। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। वैसे आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवाह। अगर आप वाक्य में प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा विवाह एक पुल्लिंग है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? पंखा शब्द दिया है। पंखा का बहुवचन क्या होगा? आपको बताना है जो पंखा है उसका बहुवचन क्या होगा। आपके ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, पंखे या फिर पंखो या फिर पंखे या फिर पंख। ऑप्शंस आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंखे ऐसे लिखते हैं। ऑप्शन ए भी है पंखे, लेकिन चंद्र बिंदी नहीं होती, एक ही बिंदी होती है। पंखे, पंखों भी अशुद्ध है, पंख भी अशुद्ध है, पंखों भी अशुद्ध है और पंखे भी, ये वाला पंखे भी अशुद्ध है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? आपको वर्तनी चेक करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से 3 की वर्तनी गलत होगी और एक चौथा एक ही होगा कोई जिसकी वर्तनी शुद्ध होगी, वो आपको चूज़ करना है। और ये वाला क्वेश्चन लेखपाल में पूछा गया था अभी रिसेंटली। लेखपाल का एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता है ये जो यूपी SSC का एग्जाम है उसमें से मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। 60 से 70% हिंदी या फिर रीजनिंग कोई भी हुआ उसका रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आपने इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया तो पॉसिबिलिटी है यही क्वेश्चन कोई ना कोई मैच कर जाए एग्जाम में, राइट। चलिए फिलहाल इसका आंसर बता दीजिए आप सभी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लालायित। ये बिल्कुल सही है। बाकी वाल्मीकि ऐसे नहीं लिखते हैं, ये अशुद्ध है। इसको कैसे लिखते हैं? वाल्मी और ख पे छोटी की मात्रा होती है, वाल्मीकि। रामायण लिखते हैं, तो गलत है ही। भाग्यमान नहीं भाग्यवान होता है। तो फाइनली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लालायित इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम सभी। आज का अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? पहला शब्द होगा और दूसरा उसका विलोम शब्द होगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है जिसका सही युग्म है? आपके ऑप्शन सी साँझ दोपहर, ऑप्शन बी क्या है शुष्क और क्षुद्र, ऑप्शन सी क्या है प्रसन्न और प्रफुल्ल, ऑप्शन डी क्या है कृपण और दाता। इसमें से कौन सा सही विलोम युग्म है? चलिए फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए आप सभी कमेंट सेक्शन में एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृपण और दाता। जो कृपण होता है, कृपण का मतलब होता है कंजूस या फिर लालची, और दाता मतलब जो दान देता हो। तो इसका एक दूसरे के ये दोनों विपरीत है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। जो ऑप्शन ए है, सांझ और दोपहर, सांझ का जो विलोम है शाम, मतलब शाम का, दोपहर ने सुबह होना चाहिए। इस हिसाब से ये तो विलोम हुआ नहीं। बाकी शुष्क का क्षुद्र, शुष्क का मतलब होता है सूखा और क्षुद्र का मतलब छोटा, इसमें कोई मैच कर नहीं रहा है, इसलिए तो विलोम होगा नहीं। प्रसन्न का प्रफुल्ल, प्रसन्न का मतलब खुश होना, प्रफुल्ल का मतलब भी खुश होना, ये एक दूसरे के पर्यायवाची है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और बाकी ये कृपण मतलब होता है लालची और दाता मतलब दान करने वाला, एक दूसरे के बिल्कुल करेक्ट है, एक दूसरे के विलोम हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? निम्न में से अनुनासिक वर्ण या व्यंजन है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन सामने हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कौन सा है जो वो अनुनासिक वर्ण है? चलिए बताइए आप सभी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 5 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। चलिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग या ळ न म। अनुनासिक मतलब क्या होता है? अनुनासिक, नासिक मतलब नासिका, नासिका मतलब नाक, जो ऐसे वर्ण, और इसका लिटरल मीनिंग आपको पता है, इसका शाब्दिक अर्थ पता है ना, तो आप पकड़ लोगे। अनुनासिक मतलब ऐसे शब्द जो नाक की सहायता से बोले जाएं। तो अगर आप देखेंगे श श ये नाक की सहायता से बोले नहीं जा रहे हैं, य र ल ये नाक, इसमें कुछ मतलब नहीं है, इसका भी नहीं है। बाकी ग अगर आप बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे ग य ल, तो इसमें नाक की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुनासिक वर्ण यही होते हैं, जो 5 ही अक्षर होते हैं, इनको हम अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित है, उपयुक्त वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? जो सेंटेंस दिया है वाक्य, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित है, इसमें से कौन सा अशुद्ध है? चलिए ऑप्शन से आपके, आज की सभा में अनेकों लोग या फिर उपस्थित हैं। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 5 सेकंड का टाइम देता हूँ और आपका टाइम शुरू होता है अब। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अनेकों नहीं अनेक होता है, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? निम्न में से सही संधि विग्रह का चयन कीजिए। जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा वाला सही संधि विच्छेद है? आपके ऑप्शन हैं पत्र प्लस अलय, ऑप्शन बी है मरण प्लस असन्न, ऑप्शन सी है वीर प्लस अंगना, ऑप्शन डी है यथा प्लस आर्थ। इसमें से कौन सा करेक्ट है? चलिए इसका आंसर बता दीजिए आप सभी, फटाफट आंसर टाइप कीजिए 5 सेकंड में, और आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर प्लस अंगना इक्वल टू होता है वीरांगना, वीरांगना। बाकी जो पत्र प्लस आलय है, पत्र प्लस आलय नहीं होता है, पत्र प्लस आलय होता है पत्रालय, पत्र प्लस आलय यहाँ पे होना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मरण प्लस आसन्न नहीं, मरण प्लस आसन्न होता है मरणासन। बाकी वीर प्लस अंगना ये बिल्कुल करेक्ट है, वीरांगना। यथा प्लस अर्थ नहीं, यथा प्लस अर्थ होना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सो फाइनली इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो है वीर प्लस अंगना इक्वल टू वीरांगना। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? वनवास, वनवास में कौन सा समास है? आपको बताना है, वनवास है, इसमें कौन सा समास है? फटाफट इसका आंसर दीजिए आप सभी। आपके ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, या फिर ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए आप सभी, और आपका टाइम शुरू होता है अब। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। वनवास, वनवास वनवास मतलब वन में वास, वन में वास मतलब जंगल में रहने वाला, जंगल में रहना, वन में वास। में इसको कैसे पहचानते हैं, कौन सा समास है? में किस में आता है? में पै पर अधिकरण तत्पुरुष तत्, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास में अधिकरण तत्पुरुष समास। सो फाइनली इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? आवारा मसीहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रचना से आ गई, बुक्स का नाम है आवारा मसीहा। ये किसकी रचना है, किसने लिखा है आवारा मसीहा?
चलिए फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए आप सभी कमेंट सेक्शन में, और आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, विष्णु प्रभाकर। ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। एक्चुअली ये जीवनी है। ये जीवनी है किसकी? ये जीवनी है शरत चंद्र चैटर्जी की। शरत चंद्र चैटर्जी की जीवनी है। आपको पता होगा शरत चंद्र चैटर्जी के बारे में, अगर आपको पता है तो उनका एक फेमस उपन्यास है देवदास, जिसमें मूवीज़ भी बन चुकी है। देवदास किसकी रचना है? शरत चंद्र चैटर्जी की। उन्हीं की ये जीवनी है आवारा मसीहा, जिसको लिखा किसने? विष्णु प्रभाकर जी ने। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? शाश्वत का विलोम शब्द बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शाश्वत, इसका उल्टा क्या होता है? इसका विपरीतार्थक शब्द आपको चूज करना है। 4 ऑप्शंस दिए आपके सामने, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। चलिए इसका फटाफट आंसर टाइप कीजिए 5 सेकंड के अंदर, और आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षणिक। शाश्वत मतलब क्या होता है? शाश्वत मतलब जो हमेशा चलता रहे, चिरकालिक। जो ऑप्शन दिया है चिरकालिक, ये पर्यायवाची है। अनंतकालीन, ये भी पर्यायवाची है। सशक्त, ये भी पर्यायवाची है। जबकि जो क्षणिक है, क्षणिक मतलब थोड़ी देर के लिए, और शाश्वत मतलब हमेशा के लिए। तो इसमें पूछ रहा है विलोम, तो शाश्वत का उल्टा क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज क्षणिक। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 है सच्चरित का संधि विच्छेद बताना है आपको। इसमें संधि विच्छेद पूछ रहा है। आपके ऑप्शन सामने हैं। ऑप्शन ए है सत प्लस चरित, ऑप्शन बी सह प्लस चरित, ऑप्शन सी सम प्लस चरित, या फिर ऑप्शन डी सच प्लस रित। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। चलिए फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए आप सभी कमेंट सेक्शन में, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत प्लस चरित। सच्चरित, इसमें व्यंजन संधि है, तो इसमें चौ में चेंज हो जाता है। ओके, और तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? आशा से परे एक शब्द में बताइए। आपको बताना है आशा से परे जो हो उसको क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन सामने हैं। आपके ऑप्शन हैं आशातीत, आशु, या फिर प्रत्याशित, या आशावादी। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? आशा से परे। चलिए फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आशातीत। आशातीत मतलब होता है आशा से जो परे हो। बाकी आशु मतलब होता है तुरंत, जल्दी। जैसे एक शब्द आता है आशु कवि मतलब होता है ऐसा कवि या रचनाकार जो तुरंत ही कोई ना कोई रचना कर, कविता का सृजन कर दे, तुरंत ही कोई रचना कर दे, तुरंत तत्काल, आशु कवि। ओके, बाकी प्रत्याशित, आशावादी, जो आशा रखता हो। एनीवेज, इसका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दैट इज आशातीत। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? भरपेट में किस समास का उदाहरण है? आपको बताना है। जो भरपेट है, जो शब्द दिया है भरपेट, इसमें कौन सा समास है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए आप सभी। भरपेट, इसमें समास कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। चलिए फटाफट इसका आंसर सभी बताएं। चलिए फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए आप सभी कमेंट सेक्शन में, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है? जो अव्ययी भाव समास होता है, इसमें पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद एक संज्ञा होती है, और समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता होती है। जो पहला पद है उसकी प्रधानता होती है। भरपेट मतलब होता है पेट भर के, या फिर अव्ययी भाव पहचानने के लिए क्या होता है? प्रति, यथा, इसके शुरू में आता है यथा, जैसे यथाशक्ति, ये भी अव्ययी भाव समास है। यथा, या फिर प्रति, प्रतिदिन, ये सारे प्रतिदिन। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आज का अगला और लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है?
सारंग का समानार्थी शब्द नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारंग, सारंग मतलब होता क्या है आपको बताना है। इसमें से कह रहा है जो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी जो 3 ऑप्शन दिए होंगे, जो दिए हैं उसके पर्यायवाची हैं, लेकिन एक ऑप्शन होगा ऐसा होगा जो इसका पर्यायवाची नहीं होगा, वही ऑप्शन आपको टिक करना है। तो बताइए, चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, शेर, सर्प, हाथी या कोयल। तो सारंग का मतलब क्या होता है? चलिए इसका आंसर बता दीजिए आप सभी। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्प। सर्प सारंग का पर्यायवाची नहीं है, बाकी शेर, हाथी, कोयल सब सारंग के पर्यायवाची है। सर्प का पर्यायवाची होता है एक ब्याल, ब्याल, फंदर, सांप इत्यादि। सो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।